गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट, इसके अंदर एक टॉपिक होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, एन फैक्टर एंड नॉर्मेलिटी। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नॉर्मली पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी के अंदर तो इसको कवर नहीं किया गया है, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसको पढ़ाते हैं। तो जिन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, इस वीडियो को देख के तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एन फैक्टर, इक्विवेलेंट्स एंड नॉर्मेलिटी, बेसिकली इसको हम लोग डील करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लेक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये लेक्चर पर्टिकुलरली मैं टारगेट कर रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कोचिंग या किसी ट्यूशन में जाते हैं। ठीक है ना, किसी भी ट्यूशन में जाते हैं वो, उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, समझने के बाद, बेसिक समझने की इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक्स मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत क्लियर है अगर उसको, और फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट उसे पढ़ाया जा चुका है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, बट उसे समझ नहीं आया कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट कितना होता है, क्या होता है, कहाँ से ये चीज़ आई। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनी हुई है। ठीक है ना, इस वीडियो में मैं मेथड्स टू कैलकुलेट एन फैक्टर नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक मेथड पढ़ाऊंगा एन फैक्टर कैलकुलेट करने का, और उसको यूज़ करते हुए मैं समझाऊंगा कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्या सिग्निफिकेंस है एन फैक्टर है, क्या सिग्निफिकेंस है इक्विवेलेंट वेट का, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक फील दिलवाने की कोशिश, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। ठीक है ना, एक फील दिलवाऊंगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। और यहाँ पे एक डिफरेंस है मेरे बाकी वीडियोस से, मेरे बाकी सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स पे होते हैं, और मैं स्टार्ट करने के टाइम ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें जीरो नॉलेज है मैथ्स एंड फिजिक्स टॉपिक का, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। बट बिकॉज मैं केमिस्ट्री पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहता। यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, उसको उसके डाउट्स थे, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था इस एरिया में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है कि इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको ये बेसिक चीज़ें पता है तभी तुम इसको देख सकते हो। अगर तुम्हें चीज़ें नहीं पता है तो पहले तुम वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही तुम इस वीडियो को देखना, तभी तुम्हें बेनिफिट होगा, अदरवाइज तुम्हें बेनिफिट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत बेसिक पता है, तुम्हें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, एन फैक्टर फाइंड करने के तरीके वरीके थोड़ा बहुत पता है, लेकिन तुम्हें मीनिंग नहीं आ रहा, तुम्हें फील नहीं आ रहा, तुम्हारे लिए ये वीडियो तब होगा। ठीक है, तो एम क्या है मेरा, टू गेट अ फील ऑफ एन फैक्टर, बस इतना ही है। इतना हो गया तो अपना मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेसिकली ये है क्या इक्विवेलेंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अलग अलग तरीके से हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जनरली जब कोई सॉलिड बॉडी होता है तो हम लोग केजीज में बात करते हैं, कितने किलोग्राम्स वो बॉडी है, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। चीनी खरीदने जाते हो, नमक खरीदने जाते हो, तो केजीज में बात होती है। ठीक है, लेकिन लिक्विड्स की जब बात करें, जब कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने जाते हो तो क्या बेसिकली तुम वहाँ पे केजीज की मैं बात नहीं करता, तुम लीटर में बात करते हो कि 500 ml का बॉटल है, 2 लीटर, 1 लीटर, 3 लीटर, बेसिकली लीटर्स में बात करते हो जब दूध खरीदने जाते हो या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खरीदने जाते हो। तो लिक्विड्स को हम लोग जनरली वॉल्यूम्स के टर्म्स में बात करते हैं, मिलीलीटर या फिर लीटर। सॉलिड्स के टर्म में हम लोग मास के टर्म्स में या वेट के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे होते हैं। जब गैस की बात करते हैं तो गैस में जनरली प्रेशर के फॉर्म में हम लोग समझते हैं गैस को, या फिर वॉल्यूम के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। तो मतलब कि ऐसे अगर मान लो स्कूटर या बाइक, तो जब भी तुम चेक करवाते हो तो प्रेशर चेक करवाते हो कि टायर में प्रेशर क्या है। ठीक है ना, तो बेसिकली एक प्रेशर बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ गैस उसके अंदर फिल्ड है, क्योंकि गैस जब भी होता है तो प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है अपने कंटेनर के ऊपर। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग मेजर करते हैं कितना सॉलिड हमारे पास अवेलेबल है, कितना लिक्विड हम लोग परचेज कर रहे हैं, कितना गैस टायर के अंदर फिल्ड है। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से हम लोग। और अलग अलग चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किया जाता है। केले खरीदने जाते हो तो डजन्स में बात करते हो कि 1 दर्जन, 2 दर्जन। ठीक है, कुरकुरे जब खरीदने जाते हो तो पैकेट्स में आते हैं, कुरकुरे के 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। हाफ पैकेट कभी नहीं बिकता, तो एक पैकेट के फॉर्म में कुरकुरे बिकता है। जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कुछ 1 टीस्पून या उससे भी छोटा है, कुछ तुमने कुछ केमिकल उठाया, किसी लिक्विड के अंदर उसको मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होता है, कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ हम लोग डील करते हैं। कुछ चीज़ें सॉलिड फॉर्म में होती हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में, कुछ गैसियस फॉर्म में भी कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो एक जनरल हम लोगों ने स्टैंडर्ड बता रखा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने का तरीका, इसको हम लोग कहते हैं मोल्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल्स होता है। ठीक है, तो मोल्स भी एक तरीके का पैकेट होता है कि एक पैकेट है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर है। अगर हमने कहा कि 2 पैकेट है, 2 मोल्स की बात कर रहे हैं, तो जस्ट डबल
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, 3 मोल्स में ट्रिपल हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरीके से एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने का तरीका होता है मोल्स, और एक और होता है इक्विवेलेंस। तो 2 तरीके हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जस्ट पैकेट से कितने पैकेट्स में तुम उसको पैकिंग कर सकते हो। ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 5 मोल्स अवेलेबल है, ठीक है, तो 1 मोल के 5 पैकेट समझ लो कि यहाँ पे अवेलेबल है ऑक्सीजन के। कहीं पे 2 मोल्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से काफ़ी कम ऑक्सीजन है। कितना टाइम्स कम है? 2.5 टाइम्स कम है। तो वहाँ पे जो प्रेशर वगैरह होगा तो उसी के हिसाब से लगेगा, कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसी के हिसाब से वहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा। तो ये हमारा मेन एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे कहीं भी हम लोगों ने अभी तक एन फैक्टर या इक्विवेलेंट्स की बात नहीं की है, बेसिक बस बताया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग एक्चुअली समझेंगे कि इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, क्यों आया, और एन फैक्टर कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो बैकग्राउंड है इस टॉपिक का, वो लाई करता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। कौन से टॉपिक के अंदर? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ये पूरा बैकग्राउंड लाई करता है, हिस्टोरिकल जो कैसे डेवलप हुआ था। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? तुमने सुना होगा नाम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह सुना होगा तुमने। ठीक है, आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने तो पूरा चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, और जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उन्होंने शायद इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ा होगा, बट उन्होंने पढ़ा होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, उन्होंने 8th क्लास में पढ़ा होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये बहुत हद तक उससे कनेक्टेड, उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से वो निकल के आता है। एन फैक्टर या इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? करंट के अंदर एक केमिकल इफेक्ट होता है। क्या केमिकल इफेक्ट होता है करंट का? मान लो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर, एक वेसल है, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, और 2 प्लेट्स उसके अंदर इंसर्टेड है, 2 प्लेट्स इंसर्टेड है। कंडक्टिंग प्लेट्स होना चाहिए। कैसे प्लेट्स होना चाहिए? कंडक्टिंग प्लेट्स होना चाहिए। सॉल्यूशन भी कंडक्टिंग होना चाहिए, सॉल्यूशन भी कंडक्टिंग होना चाहिए, और प्लेट्स भी कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है बेसिकली, अब वहां पे जब करंट पास किया जाएगा, जब करंट पास किया जाएगा तो जो सॉल्यूशन है वो ब्रेक करता है इनटू आयंस, सॉल्यूशन ब्रेक करता है इनटू आयंस, और आयंस जाके डिपॉजिट होते हैं ऑन द प्लेट्स। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। करंट पास करेंगे थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ब्रेक करता है इनटू आयंस, एंड आयंस गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सबको पता ही होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो कंडक्टिंग प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। 2 तरह के प्लेट, 2 प्लेट्स हैं हमारे पास। एक प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एक को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो जो निगेटिव टर्मिनल वाला जो प्लेट, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव प्लेट, कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको हमने कहा पॉजिटिव प्लेट, यानी कि एनोड। पॉजिटिव प्लेट हो गया एनोड, निगेटिव प्लेट हो गया कैथोड। आ गई बात समझ? अब जब भी सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ कंडक्टिंग है, कनेक्टेड है, तो एक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। जब हमने स्विच ऑन किया तो एक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा दोनों प्लेट को, और फिर एक स्विच ऑन कर दिया तो अब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। करंट के पास होने से क्या होगा, हमने पहले बता रखा है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन ब्रेक कर जाएगा, जो कंपाउंड है वो ब्रेक कर जाएगा इनटू आयंस। 2 तरह के आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन, एक निगेटिव आयन। 2 तरह के आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन, एक निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम लोग बोलते हैं कैटायन, निगेटिव आयंस को हम लोग बोलते हैं एनायंस। क्लियर है? पॉजिटिव आयंस कैटायंस, निगेटिव आयंस एनायन हो जाएगा। अब पॉजिटिव आयन किसके पास जाएगा? जब पॉजिटिव आयन बन चुका है तो वो जाना चाहेगा निगेटिव चार्ज की तरफ, अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो कैटायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड, एनायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड। कैटायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड, एनायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड। अब कैटायन जब कैथोड के पास जाएगा, कैथोड है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, कैटायन के पास इलेक्ट्रॉनिक कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड निगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से कैटायन के पास आ जाएगा। तो कैटायन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कैटायन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एनोड के पास क्या होगा? एनोड के पास होगा ऑक्सीडेशन, एनोड के पास होगा हमारे ऑक्सीडेशन। आ गई बात समझ? एनोड के बारे में ज़्यादा समझने की यहाँ जरूरत नहीं है, वो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे तब समझोगे। हम लोग सिर्फ कैथोड पे ध्यान रखते हैं। कैथोड कैसा था? निगेटिव चार्ज था, उसके पास कैटायन आके डिपॉजिट हो जाता है। कैटायन आता है,
कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो न्यूट्रल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो न्यूट्रल एटम बन जाता है और मेटल न्यूट्रल मेटल का एटम बन जाता है, न्यूट्रल मेटल का एटम बन जाता है और वो डिपॉजिट हो जाता है ऑन द कैथोड, उस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इस मेथड को हम लोग 2-3 जगह पे अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई करते हैं इस मेथड को लोग? इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली मैं समझाता हूँ क्या होता है कि कोई सा भी समझो कि तुम्हारे पास कॉपर का एक, समझो कि कुछ प्लेट जैसा बना हुआ है, कॉपर का प्लेट बना हुआ है या कॉपर का कप बना हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है, उसके ऊपर तुम्हें सिल्वर से प्लेट करना है। क्या करना है, सिल्वर से पूरा कप, तुम सिल्वर का नहीं बनाओगे, कप बनाओगे कॉपर का, बट ऊपर से तुम सिल्वर से प्लेट कर देना चाहते हो उसको। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे कि जहां पर मैं तुम्हें कह रहा था कि इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड की जगह पे तुम्हारे एक तरफ कॉपर कप लगा होगा, एक तरफ कॉपर कप लगा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में सिल्वर होना चाहिए, सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, सिल्वर का सॉल्यूशन होना चाहिए। क्लियर? अब क्या है, सिल्वर का जब सॉल्यूशन बना है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई भी सॉल्यूबल फॉर्म सिल्वर का, जब करंट पास करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट टूट करके सिल्वर अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा। सिल्वर के आयंस हैं वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाना चाहेंगे किसके पास, कौन से प्लेट के पास, निगेटिव वाले प्लेट के पास। निगेटिव प्लेट कौन सा था हमारे पास, निगेटिव प्लेट था हमारा कैथोड, तो वो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा कैथोड के पास, निगेटिव प्लेट के पास। तो निगेटिव प्लेट की जगह पे हमने क्या लगा के रखना है, हमने लगा के रखना है कॉपर का कप। तो निगेटिव प्लेट की जगह हमारे पास कॉपर का कप है, तो उस कॉपर के कप के ऊपर ये आयंस जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। समझ आ गई कि बात, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? तो निगेटिव प्लेट की जगह हमने क्या लगा लिया, कॉपर कप रख लिया, और सॉल्यूशन में हमने क्या रख लिया, सिल्वर का कोई भी कंपाउंड रख सकते हैं, सॉल्यूबल होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट रख लिया। करंट पास किया, सिल्वर नाइट्रेट टूट गया, सिल्वर अलग नाइट्रेट अलग, सिल्वर पॉजिटिवली चार्ज, नाइट्रेट निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर जो है जाएगा किसके पास, कॉपर कप के पास, और वहां जाकर के मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा उसके ऊपर। और कॉपर कप को हमने निगेटिव कैसे बनाया था, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा था, इसलिए वो निगेटिव था। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब जो हम लोग जमा डिपॉजिट कर रहे हैं, बेसिकली जो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमें कितना डिपॉजिट करना है, हमारा एक टारगेट होगा कि हमें इतना थिन लेयर हमें डिपॉजिट करना है सिल्वर का। कितने ग्राम्स ऑफ सिल्वर हमें डिपॉजिट करना है, हमारे पास पहले से टारगेट होगा, कितने ग्राम्स या कितने मिलीग्राम्स ऑफ सिल्वर हमें डिपॉजिट करना है, हमारे पास पहले से टारगेट होगा। ठीक है ना, तो कितना अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा ये प्रोसेस कंट्रोल्ड प्रोसेस हो। कैसा हो, एक कंट्रोल्ड प्रोसेस हो। तो कितना अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है कितना करंट तुम पास कर रहे हो, कितना तुमने बैटरी यूज कर, कितने वोल्ट का बैटरी यूज कर रखा है, और कितना करंट पास कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कितना मेटल डिपॉजिट होगा। कितनी देर तक इस करंट को तुम पास करोगे उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, so it will be depending on the current and time, it will be depending on the current passed and the time for which current is passed. तो basically current multiplied by time क्या होता है, charge. It will depend on the charge passing through the circuit, it will depend on the charge passing through the circuit. तो current पे और time पे डिपेंड करता है, मतलब basically charge पे डिपेंड करता है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट से। कैसे डिपेंड करता है, इसका एक लॉ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहीं से इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इलेक्ट्रोलिसिस से ही आया है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से ही आया है। ठीक है, तो एक दो स्लाइड देख के तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या वो मीन करता है और कैसे ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। हमने किया क्या, हमारा एक्सपेरिमेंट किया था, 1 कूलम ऑफ चार्ज हमने पास किया, 1 कूलम ऑफ चार्ज हमने पास किया 3 सॉल्यूशंस में। कौन से 3 सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन एंड AgNO3 सॉल्यूशन। और सिंपल प्लेट्स डाल रखे हैं वहां पर, 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स डाल रखे हैं और करंट पास किया हमने। कितना चार्ज पास किया, 1 कूलम ऑफ चार्ज पास किया। क्लियर है बात? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास किया तो H2SO4 में पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, H+ पॉजिटिव है, सल्फेट निगेटिव है, H+ पॉजिटिव है। कॉपर सल्फेट में पॉजिटिव कौन है, निगेटिव कौन है, कॉपर जो होगा Cu2+ वो पॉजिटिव होगा, SO4 2- वो निगेटिव होगा। जो AgNO3 में क्या, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर पॉजिटिव कैटायन बनाएगा, नाइट्रेट निगेटिव बनाएगा, क्योंकि मेटल जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो पॉजिटिव बनाएगा, नाइट्रेट निगेटिव बनाएगा। ठीक है, अब ये जो सिल्वर है किसके पास जाएगा, ये सिल्वर जाएगा कैथोड के पास,
कैथोड कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज तो उसके पास चला जाएगा। कॉपर का भी जो आयन है पॉजिटिव चार्ज वो कैथोड के पास जाएगा, H प्लस जो है वो कैथोड के पास जाएगा। तो कैथोड के पास इन डिफरेंट केसेस में हमें क्या मिलेगा, H2SO4 के केस में हमें हाइड्रोजन इवॉल्व होता हुआ दिखाई देगा वहाँ पर, कॉपर सल्फेट में हमें कॉपर डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा, सिल्वर नाइट्रेट में हमें सिल्वर डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी कोई गैस बन रहा है तो वो इवॉल्व होता हुआ दिखता है उस इलेक्ट्रोड के पास, और जब भी कोई मेटल होता है तो वो डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना मिला, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू कि कितना मिला हाइड्रोजन, 0.001036 ग्राम्स। अगर 1 कूलम चार्ज पास करोगे तो इतना हाइड्रोजन इवॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। अगर 1 कूलम पास करोगे तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, 0.003292 ग्राम्स। सिल्वर कितना हुआ, 0.001118 ग्राम्स। सबके डिफरेंट वैल्यू मिले, कुछ मज़ा नहीं आया। कुछ हम लोग चाहते हैं कि हमेशा कुछ रूल मिले हमें, जब हम लोग कुछ कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो जब तुम एक्सपेरिमेंट, तो तुम्हें लगता है ना कुछ ना कुछ होना चाहिए रूल इसके अंदर, नेचर के अंदर कोई ना कोई रूल जरूर फॉलो हो रहा होगा। बट यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं हुआ, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो। तो फिर थोड़ा दिमाग लगाया हमने कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि कुछ इंटरेस्टिंग सा मिले हमें रिजल्ट। तो हमने एक कैलकुलेशन किया। क्या किया हमने, एक कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन क्या किया हमने कैलकुलेट किया कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट को ऑब्टेन करने के लिए, 1 मोल ऑफ एलिमेंट को ऑब्टेन करने के लिए, या फिर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, जितना एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट है उतना अगर हम लोग अटेन करना चाहते हैं तो कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, ये हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 कूलम पे जितना मिला था वैल्यू 1 ग्राम से उसको डिवाइड कर दिया। तो 1 ग्राम अपॉन जितनी वैल्यू मिली थी 0.00001036 ग्राम्स, जो आंसर आता है ना वो आंसर आता है 96500 कूलम्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर है, 96500 कूलम्स। ठीक है, अब कॉपर के लिए कैलकुलेट किया तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 ग्राम्स, तो उसको डिवाइड कर दिया, जितना पहले मिला था उससे डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला हमें 63.5 ग्राम्स अपॉन 0.003292 ग्राम्स। जब इससे डिवाइड किया तो क्या मिला हमें आंसर मिला 2 टाइम्स 96500 कूलम्स, यानी वो वैल्यू फिर से मिल रही है, बस 2 से मल्टीप्लाइड मिल रहा है हमें इस बार। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट तो है ज़रूर इसके अंदर। अब देखते हैं सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है नियर अबाउट 108 ग्राम्स, तो 107.88 ग्राम ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है इसका, तो 107.88 ग्राम्स को डिवाइड किया बाई 0.001118 ग्राम्स, कितना मिला वैल्यू हमें, फिर से मिला हमें 96500 कूलम्स। कितना मिला 96500 कूलम्स। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए जब तुम इसको ट्राई करोगे तो 96500 कूलम्स मिलते हैं, या फिर इसका कोई सिंपल सा मल्टीपल 2 टाइम्स 3 टाइम्स आइदर वो मिलता है या फिर 96500 कूलम्स मिलता है। मतलब ये 96500 कूलम्स बहुत खास वैल्यू है, 96500 कूलम्स बहुत खास वैल्यू है, जब क्योंकि कनेक्टेड है कहीं ना कहीं एटॉमिक वेट से कनेक्टेड है कि एटॉमिक वेट पाने के लिए तुम्हें कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, तो दैट इज आइदर 96500 कूलम्स और n टाइम्स 96500 कूलम्स, 96500 कूलम्स और n टाइम्स 96500 कूलम्स। ये आया वैल्यू, ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। 96500 कूलम्स में खास बात क्या होती है, दिस इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा उसका चार्ज कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम, 1 मोल का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23, 1 मोल का मतलब होता है 6 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स, और उसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -19। इस पूरे को जब कैलकुलेट करोगे कूलम्स तो उसकी वैल्यू आएगी 96500 कूलम्स। ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करो कि ये आता है या नहीं आता है, खुद से ट्राई करो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आता है, तो 96500 कूलम्स आना चाहिए, जरूर ट्राई करना। इस वैल्यू का एक नाम भी दे रखा है, बार बार ये वैल्यू आ रही है तो हमने इसका एक नाम भी दे रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे ऑफ चार्ज। क्लियर है बात, 1 फैराडे ऑफ चार्ज। डन। वहां जो n आया था ना n टाइम्स 96500 कूलम्स, वो n को हम लोग n फैक्टर बोलेंगे बाद में, ठीक है, तो ध्यान रखना उस n का, वो n होता है n फैक्टर।
तो हमने एक इंटरेस्टिंग सी बात पता कर ली कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एलिमेंट को डिपॉजिट करने के लिए या वहाँ पे इवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रोड पे हमें 96500 कूलम्स चार्ज पास करना पड़ता है, या कभी कभी क्या करना पड़ता है, n टाइम्स 96500 कूलम्स पास करना पड़ता है। तो अभी तक हमें क्या मिल चुका है, हमें एक हिंट मिल चुका है कि कहीं ना कहीं एक रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ये चार्ज जो है, टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर दिखाई दे रहा है हमें। तो अब उसको एक दो क्वेश्चन के थ्रू पूरा एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से एन फैक्टर का फील आता है हमें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Al3+ टू Al। कितना चार्ज चाहिए होगा 1 मोल ऑफ Al3+ को रिड्यूस करने में Al में। ठीक है, एल्यूमिनियम में तुम डिपॉजिट करना चाहते हो, या फिर 1 मोल ऑफ MnO4-, ठीक है, टू Mn2 पॉजिटिव। मैंगनीज के फॉर्म में, मैंगनीज आयन के फॉर्म में अगर उसको करना है तुम्हें तो क्या होगा, पर मैंगनेट तुमने सुना होगा ना, पोटेशियम पर मैंगनेट वगैरह, तो ये वही है MnO4-। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में क्या किया हमने, Al3+ को हमने Al में कन्वर्ट किया। अगर Al3+ Al में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन क्या होता है, Al3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो Al बन गया होगा। एल्यूमिनियम जो कैटायन था उसने अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो एल्यूमिनियम बन गया। तो ये क्या होता है, एक तरीके से ये एक रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन रिएक्शन है। तो एक एटम में करस्पॉन्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन आता है इसके पास। 1 मोल अगर एल्यूमिनियम है, Al3+ 1 मोल है, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तुम्हें 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट कि 1 मोल के लिए तुम्हें कितने 3 मोल्स चाहिए होंगे, बिकॉज यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर कहते हैं इसको, ये 3 है, तो 1 के बाद 3 है, तो बेसिकली क्या होगा 1 मोल के लिए तुम्हें 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना होता है, 96500 कूलम्स यानी 1 फैराडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 कूलम्स यानी 1 फैराडे। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना होगा चार्ज, 3 टाइम्स 96500 कूलम्स यानी 3 फैराडे ऑफ चार्ज। 3 फैराडे चार्ज अगर यूज करेंगे तब जाके 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। 3 फैराडे यानी 3 टाइम्स 96500 कूलम्स पास करेंगे चार्ज, तब जाके 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर 1 फैराडे पास करेंगे तो कितना डिपॉजिट होगा, 3 फैराडे पास करते हैं तो फिर 1 मोल डिपॉजिट होता है 27 ग्राम्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट क्या होता है 27 ग्राम्स, तो यानी 3 टाइम्स 96500 कूलम्स पास करेंगे तो 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो अगर 96500 कूलम्स पास करेंगे तो कितना ग्राम्स एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, तो वो डिपॉजिट होगा 27/3। क्या होगा 27/3, जो कि 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करने से या फिर 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज पास करने पे कितने ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। और जिस नंबर से डिवाइड करना पड़ा, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पे तुम्हारे पास एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। सिंपल इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो ये एक मेथड था जो हमने डिस्कस कर लिया। एक और जो एग्जांपल है वो भी मैंने लिख रखा है यहाँ पर, क्या है, पर मैंगनेट जो है MnO4- उससे Mn2+ बनाना है, तो हमने रिएक्शन लिख लिया और फिर रिएक्शन की बैलेंसिंग की। तो जिस स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा था उसने स्पेशली ये कहा था कि उसको बैलेंसिंग आता है, तो मैंने ये मानते हुए चला कि चलो तुम्हें रिएक्शन बैलेंसिंग आता है। ऐसे भी वो एक फ्लो चार्ट टाइप का है कि स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करोगे तो बैलेंस हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है हमारे पास अवेलेबल। तो 1 मोल ऑफ MnO4- से करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। अगर 1 मोल के लिए 5 मोल्स का चेंज हो रहा है तो कितना चार्ज इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर कितना चार्ज पास होना चाहिए, 5 टाइम्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज निकलता है 96500 कूलम्स को 5 टाइम्स करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 96500 जब पास करेंगे तो कितने मोल्स आएंगे, तो वो आ जाएगा पर मैंगनेट का जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा डिवाइडेड बाई 5। तो इतना मास, इतने ग्राम्स डिपॉजिट हो रहे होंगे Mn2+ के, या Mn2+ आयंस इतना फॉर्म हो रहा होगा, इतने ग्राम्स आयंस फॉर्म हो रहे होंगे।
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या करते हैं, एन फैक्टर क्यों आता है, ये समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब एक बार शॉर्ट में इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इक्विवेलेंट है सर्टेन अमाउंट ऑफ मास, सर्टेन मास, अमाउंट ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट जो कि डिपॉजिट होता है। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि कुछ इक्विवेलेंस इनके बीच में, चार्ज और मास में कहीं ना कहीं कुछ इक्विवेलेंस है कि कितना चार्ज पास करेंगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक टर्म यूज किया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसी को शॉर्ट में हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है ये? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग 1 फैराडे ऑफ चार्ज और 96500 कूलम ऑफ चार्ज। अभी तक बहुत क्लियर होगा इसका मीनिंग कि हमने क्या किया। ऐसे ही अब हर जगह हम लोग उसका सर्किट बना करके हर एक एलिमेंट को मैं ट्राई नहीं करेंगे कि उसका कितना मिल रहा है तुम्हें इक्विवेलेंट। तो हमने फिर क्या किया, हमने चेक किया कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है उनका हम लोगों ने निकाल लिया ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हमने क्या देखा कि जब 96500 कूलम्स पास करते हैं तो हाइड्रोजन में कितना होता है, 1.008 ग्राम्स हाइड्रोजन लिबरेट होता है जो कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन है। क्लोरीन में किया तो क्लोरीन में कितना आया हमारे पास, 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन आया, ठीक है। सिल्वर में किया तो क्या मिला, 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर मिला जो कि उसका एटॉमिक वेट है। ये 3 हो गया जो एटॉमिक वेट था। ऑक्सीजन एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है, सबको पता होगा ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन में जब किया, जब 96500 कूलम पास किया तो 16 ग्राम्स नहीं मिला, कितना मिला, 16 ग्राम्स बाई 2, जो एन फैक्टर होता है वो 2 होता है ऑक्सीजन के लिए, तो 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो हमें मिला 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होता हुआ हमें दिखाई दिया। कितना दिखाई दिया, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होता हुआ दिखाई दिया। मतलब कि ऑक्सीजन 2 वैलेंसी शो कर रहा होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्साइड में होता है तो 2 होता है, तो इस कारण से उसको 8 ग्राम्स फॉर्म होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो हम लोगों ने केमिकल इक्विवेलेंट अपनी तरफ से डिफाइन किया। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमें दिखाई दिया फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोलिसिस में, हमने एक केमिकल इक्विवेलेंट अपनी मर्जी से डिफाइन किया है। वो क्या होता है, नोट कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास का मीनिंग क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइंस, मास ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइंस विथ और डिस्प्लेसेस, which combines with or displaces 1.008 grams of hydrogen, 8 grams of oxygen और 35.5 grams of chlorine और 108 grams of silver। इनमें से किसी के साथ भी कंबाइन करता है तो जितना अमाउंट कंबाइन करता है, जितना ग्राम्स कंबाइन करता है उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास। क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट्स, ठीक है। हमने एक शॉर्ट सी थ्योरी पढ़ी, क्या पढ़ी है इस क्लास में हमने, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। इस तरह से तुम समझ सकते हो इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को, सारे मेथड्स में तुम अप्लाई कर सकते हो। होपफुली तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर कि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी स्टूडेंट मेरे पास केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट ना करे। एंड दूसरी बात, मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है केमिस्ट्री पढ़ाने का। और दूसरी बात कि डाउट्स भी जहाँ तक हो सके केमिस्ट्री वाले डाउट्स अपने केमिस्ट्री टीचर से कवर कर लिया करो। एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि उसे समझ नहीं आ रहा, वो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाता है बट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस कारण से मैंने ये रिकॉर्ड किया है वीडियो। अदरवाइज केमिस्ट्री पढ़ाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मैं मेनली मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स एंड फिजिक्स में जहाँ तक हो सके मैं हेल्प करूँगा। थैंक यू।